हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव नमः शिवाय। तो मैं कुणाल सर फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की अपनी चैनल डीएमकेजे में। हर बार की तरह मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज आप अगर चाहो तो अपनी नोट और बुक लेकर बैठ सकते हो, नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन पूरे वीडियो को आपको सुनना है और ज्यादातर आपको मजा आएगा। ओके, तो सीधी बात, नो बकवास, आपका टाइम जाया न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं आज का स्टैंडर्ड 9 का साइंस का लेसन, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। काफी सारे बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन इस लेसन को समझने और खास समझने की जरूरत है। जो फ्यूचर में साइंस रखने वाले हैं एक्सेट्रा, उनके लिए ये बेस हो सकता है केमिस्ट्री के लिए। तो मैं सीधी बात करूं तो यहाँ पे है एटम। तो आपको सिर्फ मुझे सुनना है ध्यान से। एटम यानी क्या? तो हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट यानी क्या? तो स्मॉलेस्ट पार्ट यानी अगर कोई भी चीज आप ले लो, जैसे कि आपके आसपास जो चीज सबसे ज्यादा आपको दिखाई देती है वही हम लेंगे चौक। तो चौक को अगर आप तोड़ते हो या उसका भूखा करते हो, सोच लो, तो इतना छोटा पार्ट आएगा जो क्या होगा, तो हमारी लैंग्वेज में बोले तो अनडिविजिबल होगा। कैसा? अनडिविजिबल होगा, यानी उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इतना छोटा पार्ट जो आता है उसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। जाहिर सी बात है, आप समझ गए। अब इस पूरे लेसन को समझने के लिए अगर स्टार्टिंग पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे दो लॉ, और उस लॉ के अंदर हमें समझना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कोई भी चीज कंबाइन होती है तो उस कंबाइन का कौन सा रूल्स लागू होता है, तो उसके लिए दो ही लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो लोग कौन से हैं तो हम आपको समझाते हैं। ओके, तो यहां पे उसमें सबसे पहला लॉ आपको समझना है। वो लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद रखना, सबसे पहला जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी काफी सारे बच्चों को ये मालूम नहीं होता है कि इतना बड़ा स्पेलिंग देख के कुछ बच्चे डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है ना, उसे हम शॉर्ट और सिंपल में आपको समझाने वाले हैं। जैसे कि अगर हमारे घर पे कोई चीज हम बनाते हैं, जैसे कि कोई आसानी सी चीज बनाते हैं, कि जैसे कि आज गुजरात में हूँ यहाँ पे, तो गुजरात में हम बोलते हैं कि अगर हम सुखड़ी बनाते हैं, सोच लो, मैं गुजराती में यहाँ पे लिखता हूँ सुखड़ी। सोचो, तो सुखड़ी बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम जैसे कि 1 kg क्या लेंगे, हम यहाँ पे गुजराती में लिखता हूँ, तो 1 kg गोर लेंगे। ओके, फिर हम जैसे कि कोई भी चीज 2 kg घी लेते हैं। ओके, और उसमें दूसरी कौन सी चीज चाहिए, तो जो फ्लोर होता है यानी लोट होता है, सोचो कि वो 3 kg हमने ले लिया, सोच लो, और उससे हमारी ये सुखड़ी तैयार होगी। तो वो सुखड़ी कितनी तैयार होगी सोच लो। तो इन दोनों का सम करते हैं, 1 2 और 3। ओके, तो 3 and 2 5 and 6, तो 6 kg तैयार होगी। ओके, इसके अलावा आप एग्जाम्पल किसी भी कोई कैटरिंग वाला हो तो मोहन थाल वाले के पास भी आप जाके पूछ सकते हो कि वो बनाते हैं, उसकी प्राइस कैसे तय होती है। बिजनेस में नहीं जाना है हमें, लेकिन साइंस की बात हो रही है तो हम साइंस के ऊपर सीधा जाएंगे। तो इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, तो ये इस तरफ जितनी चीजें हमने डाली थी उतनी ही चीजें यहाँ पे बनी है। याद रखना, काफी सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि चलो हीट होती है, वो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट आपके 10th 11th 12th में आएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड 9। तो इतना बेस में जाने वाले है नहीं, क्योंकि बच्चों को हमारा एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? तो हमारा यही है, बेस्ट विथआउट ट्रेस। ये याद रखना, हमारे चैनल का ये लॉग लाइन, टैग लाइन बोलो या कुछ भी बोलो, हम स्ट्रेस देना नहीं चाहते। तो इतना डीप में नहीं जाना है, जितना समझाया जाए उतना आपको समझना है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आप समझ जाओगे। ओके, तो ये है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, देखो, मास, यही लाइन आपको याद रखनी है। कैन, ये फर्स्ट लॉ है, नाइदर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यानी मास क्रिएट भी नहीं होता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। ऊपर का एग्जांपल देखो, यहाँ पे इतना मास था तो इतना मास आ गया, बस कुछ नया आया नहीं है, कुछ नया है, जितना डाला था उतना मिला है। जैसे कि हम यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, आपके साइंस का एग्जाम्पल आपका आता है, ये लो आपने लिख दिया, 2 मार्क्स में आता है तो आप लिख सकते हो। तो उसमें एग्जाम्पल भी आपको चाहिए ना, तो एक आएगा सोडियम कार्बोनेट। चलो, सोडियम कार्बोनेट है,
सोडियम कार्बोनेट हमने लिया है, सोचो कि 4 ग्राम। ओके, प्लस यहां पे हम लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना लिया है, तो सोच लो भाई 10 ग्राम लिया है। ओके, तो ये चीज यहां से आपको समझना है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो CO2 मिला है 0.5 ग्राम, और एक दूसरा हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, तो वो हमें मिला है 11.5 ग्राम। अभी यहां से छोटी सी बात आपको समझनी है कि यहाँ पे लोग कहता क्या है, तो इसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। हमें साइंस की लैंग्वेज में जाना है। ओके, सुखड़ी से थोड़ा खा लिया हो तो बाहर आ जाना, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमारा लोग क्या कहता है, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। देख लो यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है, तो रिएक्टेंट कितना है भाई 10 + 4, तो ये 14 ग्राम हुआ। तो यहाँ पे 11.5 + 5, तो ये भी कितना हुआ 14 ग्राम। न कुछ बढ़ा है न कुछ होगा, तो हम ये लिख सकते R = P। हो गया। तो पहले लो में आपको यही लिखना है बस। आप बुक रीड करोगे तो हमने बोला ना हम शॉर्ट में बना रहे हैं, तो आपको वीडियो ज्यादा सा काम आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला लो। अभी हम जाते हैं दूसरे लो की ओर। तो दूसरा लो तो इससे भी बढ़िया है। अगर इसे तो समझ गए ना, तो उसी के ऊपर जाएंगे। अभी आप लोगों ने दूसरा लो है, उसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट प्रोपरेशन। कांस्टेंट प्रोपरेशन। अभी आपने ये भी पढ़ा होगा, शायद आपने ये भी जाना होगा कि घर पे मम्मी कोई भी चीज बनाती है, या तो कांस्टेंट की जगह पे हम लिखा सकते हैं डिफाइनाइट। कोई भी चीज, अगर आप कोई भी खाने की चीज बनती है तो सोचो कि उसके अंदर नमक ज्यादा गिर गया। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा वो हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, लेकिन नमक ज्यादा गिर गया तो उसका जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट रहेगा नहीं। खाने की बात के ऊपर जाते हैं, जिससे आपको वीडियो देखने में भी मजा आए। तो यहाँ पे ये बोला है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, तो जो भी एलिमेंट होता है, यानी जो भी कंपाउंड या एलिमेंट होता है, मैं शॉर्ट में बोलता हूं कि आप जो भी एलिमेंट किसी का भी नाम ले लो, CO2 ले लो, H2O ले लो, एक्सेट्रा, आर ऑलवेज, याद रखना उसके अंदर जो चीजें होती है, यानी जो एलिमेंट होते हैं, ओके, एलिमेंट आर प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपरेशन। उसका एक, अगर हम बोले तो एक परफेक्ट डेफिनेशन होता है डिफाइनाइट प्रोपरेशन, या तो आप आसान भाषा में रेशियो लिख सकते हो, बाय मास। यस, हर चीज में आज हर जगह पे कोई चीज बनती है तो उसका एक रेशियो होता है। खाने की बात इसलिए बोल रहा हूं कि घर पे आपको मालूम हो कि एक रेशियो होता है परफेक्ट कोई भी चीज बनाने का। ओके, तो डिफाइनेड रेशियो बाय मास इन केमिकल कंपाउंड। कोई भी केमिकल कंपाउंड के अंदर हम जाते हैं तो ये चीज एक डिफाइनेड प्रोपरेशन में होती है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ओके, तो हम आगे जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हम एक चीज ले लेते हैं H2O। तो H2O कैसे बनता है, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करने से H2O बन जाएगा? नहीं, H2O यानी क्या होता है, वाटर। तो उसके अंदर एक रेशियो दिया है दोनों का। क्या रेशियो दिया है, 1:8 का। ये याद रखना है आपको। अभी 1:8 यानी क्या, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि 9 ग्राम, कितना 9 ग्राम हमारे पास वाटर है, 9 ग्राम वाटर है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है कि उसके अंदर 1 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। 1 ग्राम हाइड्रोजन है और बाकी का 8 ग्राम क्या है, तो O2 यानी ऑक्सीजन है। सिंपल सी बात है। दूसरा एग्जांपल आपके आसपास ज्यादातर दिखाई देने वाला है, तो CO2। तो CO2 का रेशियो क्या है, तो 3:8 है। 3:8 है। 3:8 यानी क्या, तो इसे हम बोल सकते हैं कि भाई CO2 के अंदर, अगर सिंपल सी आप बात करो तो CO2 है। चलो, ये रहा हमारा CO2। तो CO2 के अंदर ज्यादातर आपको मालूम, लेकिन मैं हमको सिखाते हैं कि 36 ग्राम ऑफ कार्बन होता है। 36 ग्राम ऑफ कार्बन है। ओके, तो कंपलसरी इसके अंदर क्या होगा, इस रेशियो के डिफरेंट में, तो कंपलसरी इसके अंदर ऑक्सीजन कितना होगा, तो रेशियो के हिसाब से हमें मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर ऑक्सीजन कितना होगा, 96 ग्राम। समझ रहे हो ना, हम जो सिखा रहे हैं ना उसको, उसकी प्रैक्टिस है। ये रेशियो आपको दे दिया तो एग्जाम में सिर्फ रेशियो ही आएगा, लेकिन रेशियो अगर आपको याद है तो अगर एक एलिमेंट का ग्राम में मेजरमेंट दिया है तो दूसरे का आप ढूंढ सकते हो। तो भाई किस तरह आया, तो देखो इस तरह आया
CO2 है, उसका रेशियो हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 3 और 8 दिया है। ओके, तो हमें बोला गया है कि कार्बन कितना है 36 ग्राम। तो चलो ऑक्सीजन का ढूंढना बाकी है, ये रहा O2 हो गया। तो अभी इसके हिसाब से आप ढूंढ सकते हो ना, O2 इज इक्वल टू क्या होगा 36 मल्टीप्लाई 8/3। तो आ गया ना आंसर 96 ग्राम। हमारा यही होगा कि आप इससे काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपने नोट्स बना ली तो। चलो हम आगे जाते हैं। अभी हम जाते हैं हमारा ओरिजिनल पॉइंट जो आपको सीखना था उसी के ऊपर हम जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एटम के अंदर अगर हम जाते हैं तो आपको सीखना चाहिए, आपकी बुक में भी दिया है, सबसे पहला पॉइंट आता है साइज ऑफ एटम। क्या आता है साइज ऑफ एटम। हम इतना ही आपको सिखाएंगे कि जो आपको जरूरत है, बाकी आप खुद पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक यहाँ पे हम छाप देंगे, लेकिन आपको इसमें पूरी बुक आ जाएगी, इतना मालूम है मुझे। तो एटम का साइज कितना है, तो अगर हम बोले तो 1m यानी क्या होता है 10⁹ nm होता है, ये रखना। तो एटम का साइज कितना है तो 1/10⁹ m होता है, ये याद रखना। यानी इसे हम बोलते हैं 1 nm, नैनोमीटर जिसे हम बोलते हैं। तो इसी तरह आपको जाना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है सर, ये क्वेश्चन आता है छोटा से। स्मॉलेस्ट एटम, स्मॉलेस्ट एटम, तो स्मॉलेस्ट एटम हम जो पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें जो नंबर 1 की पोजीशन पे दिया है वही हाइड्रोजन है। और उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है तो रेडियस 0.1 nm है। कितनी है 0.1 nm। अभी आज की तारीख में आपको ये दूसरी चीज सीखनी चाहिए कि उसके सिंबल यूज होते हैं। क्या होते हैं सिंबल। ज्यादा तो सिंबल के बारे में हम जाएंगे नहीं, कुछ कुछ सिंबल हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा तो सिंपल सा है, ऐसे राउंड करना है और उसके ऊपर डॉट करना है। चलो भाई कार्बन का सिंबल क्या होगा, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, लेकिन कार्बन का सिंबल क्या होगा, ये रहा कार्बन। तो कार्बन का सिंबल कुछ नहीं है, आपको सिर्फ राउंड करना है, उसके अंदर थोड़ा ब्लैकिश कर देना है। ओके, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा तो पूरा राउंड कर देना है और एकदम छोड़ देना है। फिर आपको एक दूसरा सिंबल आता है, ज्यादातर मुझे मालूम है तब तक, फॉस्फोरस। ये स्टैंडर्ड 9 में आता है। तो उसका सिंबल एक गाड़ी के ऊपर भी ये तो आता है, मुझे मालूम है, ऐसे करके ऐसे होता है, सिंपल सा है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है सल्फर, ये भी आपको सीखना चाहिए। तो इसका सिंबल क्या आएगा तो आपको राउंड करना है, हॉस्पिटल तो आपने देखा ही होगा, बस प्लस का सिंबल लगा देना है। ओके, ऐसे काफी सारे आएंगे, जैसे कि एक और आता है, ज्यादातर सिल्वर का सिंबल आता है। तो सिल्वर का सिंबल वही है कॉमन, बीच में एस लिख देना है। ओके, ये है। फिर लीड का वैसे का वैसा है, कुछ कुछ हम सिखाते हैं, बाकी सारे आपको खुद बीच में एल लिख देना है। हो गया। फिर प्लेटिनम आता है, ये भी है, ये प्लेटिना का है, तो उसमें क्या ऐसे करके पी लिख देना है। ये कुछ कुछ सिंबल आपको दिए है और यही सिंबल आपको वो सीखने हैं, यानी आपके उसमें आएगा। ओके, तो हम आगे जाते हैं आपके अंदर की इसके जो सिंबल दिए उसके अलावा जो है बुक के, उसके हिसाब से जाना है। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमें सिखाना है, वो है एटॉमिक मास। अभी एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक मास कैसे तय किया, तो कार्बन को लेकर तय किया है, वो आपको मालूम होना चाहिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप केमिस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे की इंफॉर्मेशन जो है वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे वीडियो का मायनो जो है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो यही है, एटॉमिक मास का है। ओके, ये थोड़ा थोड़ा बेस पढ़ाना जरूरी है। तो हम यहाँ पे जाते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो है ना वो डिफाइन किया वो किससे, तो कार्बन से किया। ओके, कौन सा है कार्बन 12, इसको लिया था और इस हिसाब से एटॉमिक मास की पुष्टि हुई और इसके हिसाब से सबका IUPAC नेम और एटॉमिक मास प्रिपेयर किया। इतना ज्यादा वो नहीं है, आप 11th 12th में आओगे तो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी आएगी, लेकिन कुछ कुछ एटॉमिक मास आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन है, ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कौन सा है 1 है। फिर सबसे ज्यादा आने वाला चीज है कार्बन, तो कार्बन का कितना है 12 है, याद रखना ये काम आएगा आपको। फिर आएगा नाइट्रोजन, ओके, कुछ कुछ है 10-12, इतने ही आपको याद रखना है। ओके, फिर आएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा याद रखना है 16 है। फिर आता है सोडियम, तो सोडियम का 23 है। फिर आता है मैग्नीशियम, ये भी याद रखना, ये जो मैग्नीशियम है उसका भी आपको याद रखना पड़ेगा 24 है। ओके, फिर सल्फर, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सल्फर का कितना है 32 है।
फिर एक आता है क्लोरीन आता है, ओके, तो क्लोरीन का 35.5 है। फिर कैल्शियम भी आता है और कैल्शियम का आई थिंक 40 है। ये इतने सारे आपके आते हैं और यहां से आपको एटम की इंफॉर्मेशन यहां से इतनी ही आती है स्टैंडर्ड 9 के अंदर, ओके। तो ये एटॉमिक मास है। अभी एटॉमिक मास क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम आगे आप जाओगे तो आपको मालूम होगा कि आपका एक आएगा मोलर मास, मोलर कॉन्सेप्ट आएगा, ओके, जिसे बोलते हैं मोलर मास या फिर हम बोले तो मोल कॉन्सेप्ट। इसी वीडियो में हम ये रखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, तो बनी रहेगा, आगे जाना है क्योंकि सीखना है पूरा। लेकिन हम यहां से एक और टॉपिक शुरू करते हैं जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ये आपका दूसरा टॉपिक आ गया है, ओके। तो मॉलिक्यूल्स यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, यानी हर प्रॉपर्टी अपनी दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ चीजें लेते हैं तो ये O2, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, ओके। फिर आर्गोन आता है, ओके, नोबल गैस है, ये हीलियम है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है, तो ये मॉलिक्यूल्स में कुछ कुछ डिफरेंट होता है, वही हम सिखाएंगे। सबसे पहले आएगा मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, अभी इसके नाम में इसका आंसर दिया है मोनो, मोनो यानी वन, एटॉमिक यानी एक ही एटम। तो ऐसे कितने हैं, तो देखो हीलियम है, नियॉन है, ओके। आप इतना देखोगे उसमें आपको मालूम हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये एक ही एटम के बने हुए। अभी कुछ बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होंगे कि सर अभी कैसे मोनो और ये सब, मैं समझाता हूँ आपको। ये मोनो यानी वन, फिर डाई, डाई तो आपने नाम सुना ही होगा, डायटोमिक होता है, ओके। तो डायटोमिक के अंदर हम क्या चाहेंगे, देखो H2 है ना, इसमें 2 है, HH 2 है। फिर देखो O2, नीचे 2 लिखा हुआ है तो क्या समझने की बात, N2 है, देखो, फिर I2 है, फिर Cl2 है। अभी ऐसे ही आएंगे सर, नहीं, तो यहाँ पे देखो एक लेते हैं HCl, तो इसमें H और Cl है ना, 2 एटॉमिक। फिर आप हर रोज जो खाते हो वो NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na और Cl, ये 2 एटम है। फिर तीसरा अगर हम पढ़े तो एक आएगा ट्राई एटॉमिक, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें 3 हो, ट्राई एटॉमिक। जैसे कि ओजोन आपको मालूम है, O3, फिर CO2 है। फिर आप हर रोज पीते हो वही आ सकता है H2O, फिर NO2 भी आता है। फिर टेट्रा के अंदर एक एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, वैसे तो है एग्जाम्पल, लेकिन 4 एटॉमिक वाले 9th के अंदर ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, कभी कभी MCQ में या उसमें आता है, तो वो होगा H2O2, ये भी सिंपल सा फंडामेंट है। और लास्ट में आया पोली, पोली एटॉमिक यानी इससे ज्यादा हो, ओके, यानी 4 से ज्यादा हो। वैसे तो सबके नाम ऐसे 4 से कर सकते हैं, लेकिन यहां से आपका कट आउट करना पड़ेगा, ओके। ये CH4 है और फिर तो काफी सारे आते हैं, जैसे कि H2, SO4 एक्सेट्रा। अभी यहां से आपने मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए हैं और ये मोनो एटॉमिक, डायटोमिक ये तो है ही। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, याद रखना, मैं आपको सिखाता हूं। इसके अलावा आपके अंदर एक पॉइंट आता है, 1 से 2 मार्क्स का आता है, जिसे बोलते हैं एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। अभी एटोमिसिटी आपको सीखनी बहुत जरूरी है, हर किसी की एटोमिसिटी आपको सीखनी बहुत जरूरी। जैसे कि हम H2O लेते हैं, H2O, तो इसकी एटोमिसिटी यानी क्या, तो इसके अंदर कितने एटम है उसे एटोमिसिटी कहते हैं, मालूम हुआ। H2O में कितने एटम है उसे एटोमिसिटी। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 है, ओके, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन के कितना है, 1 है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हुई, तो 2 + 1 यानी कितनी हुई, 3 हुई। वैसे आप किसी की भी ले सकते, जैसे कि हम यहाँ पे H2SO4 अभी लिया, H2SO4, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है भाई, तो देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 है, S के कितने हैं, 1 है, और O के कितने हैं, 4 है। तीनों का प्लस करते हैं तो हमें आंसर मिल सकता है 2 + 1 + 4, यानी कितना हो जाएगा, 4, 2, 6 और 7। तो इस तरह ज्यादा नहीं जाने वाला हूं मैं, ओके। आपको जो मालूम है, जैसे कि CO2, तो अभी CO2 O के 2 है और C का 1 है, यानी कितने हुए, 3 हुई एटोमिसिटी। वैसे ही जैसे कि एक सिंपल है HNO3, जो एग्जाम में आए हुए वैसा ज्यादा मैं लिखाता हूँ, 3 + 1 + 4 यानी 3, 4 और 5, तो इसकी कितनी हुई, 5 हो गई, है ना। फिर NaCl हम लेते हैं, NaCl, तो ये डायटोमेटिक होगा, 1 और 1 तो 2। तो इसी तरह एटोमिसिटी का एक क्वेश्चन आपके अंदर आता है। अभी मैं आगे जाने वाला हूं, तो वो ज्यादातर बोले तो आयन के 2 टाइप्स होते हैं। अभी इसके लिए
मैं आपको अभी से बोल रहा हूं कि इसके बाद का लेसन जो आने वाला है ये लेसन नंबर 3 है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको लेसन 4 का वीडियो अवश्य देखना पड़ेगा। मैं बीच में ही बोल रहा हूं क्योंकि अभी नील्स बोहर और ये सब समझाने बैठो तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। तो आयन के अंदर 2 टाइप्स है, एक आता है कैटायन, ओके, कैटायन, और दूसरा आता है एनायन। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, ओके। और कैटायन को क्या बोलते हैं, तो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। और इसका जो होता है एनायन, तो उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और एक न्यूट्रल होता है, तीसरा जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। अभी कैटायन यानी क्या, तो एकदम शॉर्ट और सिंपल में आपको सिखाता हूं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स लॉस, क्या लॉस और लॉस ही रखो, एक ही डेफिनेशन। आयन को यही बोलते हैं, आयन किसे बोलते हैं, तो इसमें लॉस और गेन करता है तब वो आयन बनता है एटम, ओके। और यहां पे एटम और मॉलिक्यूलस लॉस, ओनली लॉस इलेक्ट्रॉन, क्या लॉस इलेक्ट्रॉन। अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या है मैंने बोला ना, इसके लिए 4 लेसन आपको समझना पड़ेगा और वो देखना पड़ेगा। अभी ये देख लो, जैसे कि यहाँ पे कोई भी हम लिखे Na, तो ये Na अभी क्या है, तो ये एटम है, Na एटम है, मैं आपको शॉर्ट में, तो उसका 11 नंबर है, तो उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 और 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ओके, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले देगा, तो फिर वो क्या बनेगा, तो Na और उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यानी इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2, 8। तो ये हो गया कैटायन यानी पॉजिटिव आयन। इसी तरह एल्यूमिनियम, लेसन 4 को देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका नंबर है 13, इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8 और 3 होगी। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो वो क्या बनेगा, Al+3 हो गया। तो यहां से उसकी ये 2 और 8 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, कैटायन बन गया। वैसे ही एनायन है, तो एनायन की क्या होगा, इसमें लॉस था, इसके अंदर क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन यानी लेगा, ओके। ये चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, किसी के पास से लेगा। तो इसी के ऊपर हम जाएंगे, जैसे कि सिंपल सी बात है, हम जाते हैं तो एक सिंपल Cl ले लेते हैं, चलो Cl। तो ये Cl अभी क्या है, एटम है, ओके। तो उसकी नंबर है 17, तो उसका क्या होगा 287, ओके, 287 है। तो अभी वो क्या करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी के पास से लेगा, तो Cl माइनस होगा, फिर उसका हो जाएगा 2, 8 और 8 हो गया। ये रहा ना, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 थे तो उसने 1 ले लिए। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सर लेते और देते क्यों है, ओके। तो लेना देना जो है वो लॉस और गेन क्यों करते हैं, उसके लिए मैंने अभी बोला आपको लेसन 4 का वीडियो देखना है, श्योरली आपका पूरा कॉन्सेप्ट प्रिपेयर हो जाएगा। हम दोनों वीडियो को कंबाइन करने वाले, लेकिन ज्यादा लंबा वीडियो न हो, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट में और इजीली जाते हैं, हो गए। अभी इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वैलेंसी। अभी वैलेंसी को समझने के लिए याद रखना कि एकदम सिंपल है, आप डेफिनेशन जब भी लिखो, पूरी लिखने के लिए मैं तो आपको शॉर्ट में समझाता हूं, ओके। कंबाइनिंग पावर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग पावर कितना है उसको, उसकी वैलेंसी कहते हैं। अगर हम उससे बोलते हैं कि वैलेंसी किस तरह होते हैं, तो अगर हमारे लैंग्वेज में हम बोले तो वैलेंसी जो होती है इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल होती है, इक्वल टू चार्ज, यानी उसके ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर वैलेंसी डिपेंडेंट होती है। जैसे कि हम एक सिंपल सी बात कर दें कि भाई सोडियम, चलो Na, ओके, तो Na की वैलेंसी कितनी है, तो अभी हमने पढ़ा है कि Na का नंबर होता है 11, तो उसके अंदर क्या है 2, 8 और 1 है। तो लास्ट ऑर्बिट में जो होता है ना वो उसकी वैलेंसी होती है, लेकिन उसका चार्ज अगर आप पढ़ोगे तो जल्दी, वैसे तो सारे लोग यही कहते हैं कि लास्ट ऑर्बिट का, लेकिन समझने की बात है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ले दे करता है उसके ऊपर से डिपेंडेड है। तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यानी Na+, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, तो +1 हुई। जैसे कि Cl है, तो Cl का नंबर कौन सा है, 17 है, तो उसका क्या होगा 2, 8 और 7। तो हम उसकी वैलेंसी 7 नहीं बता सकते ना, 7 नहीं कह सकते, लेकिन उसकी वैलेंसी क्या रहेगी Cl की, सोचो। तो Cl की वैलेंसी कितनी रहेगी, अगर हम हमारे लैंग्वेज में जाते हैं तो Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्टेट बनेगा। ऑक्टेट क्यों बनता है, उसके लिए आपको
फॉर लेसन देखना पड़ेगा। तो ये बनेगा Cl माइनस, तो उसकी वैलेंसी कितनी है -1, यानी वैलेंसी माइनस और प्लस में रहती है। ये सिंपल सा फंडामेंटल है। और इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ लेसन 4 इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, लेकिन अभी आपके सिलेबस के हिसाब से मुझे ये और कमिंग सून लेसन 4 भी आ जाएगा। अभी अगर आपने ये सीख लिया है तो दूसरी चीज आपको सीखनी बहुत जरूरी है इसके साथ ही साथ। क्या है? राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। पता नहीं सिलेबस में ऐसे क्यों रखते हैं ये लेसन, लेकिन जरूरी है। अगर आपको चाहिए तो इसके लिए लेसन 4 का वीडियो पहले देखना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, तो आप ज्यादा समझ पाओगे। मेरा मानना यही है। जैसे कि एक कोई भी केमिकल फॉर्मूला कैसे बना के, जैसे हम ये लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। काफी सारे बच्चों को ये समझने में दिक्कत होगी कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है। ओके, तो ये हाइड्रोजन है, चलो एक हाइड्रोजन है और एक है सल्फर है, छोटी सी बात है। तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी कितनी है, तो +1 है। ओके, और सल्फर की वैलेंसी कितनी है, तो -2 है। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है H2 और S। हो गए? सोचो, अभी आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। हम एकदम सिंपल फॉर्मूला लेंगे जिससे आपको मालूम हो, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेंगे। क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक फॉर्मूला हम लेते हैं यहाँ पे। तो चलो भाई, ये एल्यूमिनियम है और ये ऑक्सीजन है, तो कैसे मालूम होगा? तो यहाँ पे देखो, एक है एल्यूमिनियम का नंबर कौन सा है, तो 2, 8 और 3 है। यानी उसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यानी वो क्या बनेगा, Al+3 बनेगा। अभी मैंने आगे वैलेंसी वाली आपको बात की है। तो इसके नीचे हम लिखेंगे +3। हो गए? अभी ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का नंबर कौन सा होता है, तो 8 होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 और 6 होगा। तो उसे ऑक्टेट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना रहेगा, -2। सिंपल सी बात है। तो यहां पे हम रखेंगे उसकी वैलेंसी -2। अभी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे आएगा Al2, फिर रखेंगे O और ये 3। तो ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप कोई भी ले लो, ओके, कोई भी आप लोगे, आप जैसे जैसे जितने सॉल्व करोगे ना, उतने आपको ज्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे। मेरा तो यही है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड एक है, सोचो ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर हम जाते हैं, तो एक हम लेंगे, क्या लेंगे, कैल्शियम लेंगे, और एक हम क्या लेंगे, O लेंगे। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, तो +2 है। लेसन नंबर 4 में जाओगे तो आपको अभी ऑक्सीजन की तो अभी आ गई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल सी बात है Ca2O2। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे मैंने बोला ना लेसन 4 के वीडियो में आएगा पूरा इंफॉर्मेशन। अभी नो स्ट्रेस, ऑन दी बेस्ट। ओके, तो जितना है उतना समझ लो, और फिर 4 लेसन देखो। इस देखने के बाद 4 को देखना है, 4 को देखने के बाद फिर से ये देखना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर, ओके, मॉलिक्यूलर मास सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये कैसे ढूंढते हैं, तो हमें NH3 का ढूंढना है। किसका, NH3 का। तो हमने एटोमिसिटी आपको सिखाई है। तो देखो 1, उसके बाद मल्टीप्लाई में N1 है, तो N लिख दो। ओके, प्लस H कितने हैं, 3 है, तो 3 × H लिख दो। अभी मॉलिक्यूलर मास कैसे ढूंढते हैं, ये कहां पे काम आता है, हम यहीं पे दिखा देते हैं। तो N का आपको मास मालूम होना चाहिए कि N का मास है 14 + 3 और H का मास कितना है, तो 1 है। तो इन दोनों को अगर हम इकट्ठे करते हैं, 14 × 1 = 14, 3 × 1 = 3, यानी आंसर कितना है, 17। हो गया? तो ये एटॉमिक मास है। क्या है, एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास आ गया 17। ओके, चलो आगे जाते हैं। तो हमें वाटर का ढूंढना है, यानी H2O का ढूंढना है। तो सेम प्रोसेस करेंगे, 2 × H करेंगे, प्लस 1 × O करेंगे। तो आपके टेबल के अंदर है, H का मास कितना है, 1 है, फिर 1, O का मास कितना है, 16 है। 2 × 1 = 2, 16 × 1 = 16, यानी कितना आएगा, 18। म्यू बोलते हैं इसे। तो इसी तरह आप कोई भी का वो बोलते हैं ना, ढूंढ सकते हो। जैसे कि S, O और 2 ढूंढते हैं। चलो, तो ये S है, 1 × क्या करेंगे, S, प्लस 2 × क्या करेंगे, O।
अभी S का आपको मास मालूम होना चाहिए। तो S का मास कितना है भाई? तो S का 32 है और 2 है, और O का कितना होगा? तो 16। अभी ऊपर आ गए तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 32 और ये 16 टू जा भी क्या होगा? 32, यानी इसका भी आंसर आ गया 32 यानी 64 है ना, सिंपल। तो इसी तरह इसकी जरूरत कहां पड़ती है सर, हमें समझाओ। तो मैं आसान परिभाषा में आपको समझाने वाला हूं। इसकी जरूरत यहां पे पड़ती है, जिसे बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। यस, आपको भी ओके। तो मोल कॉन्सेप्ट में इसका काम आता है। तो हम यहाँ पे जाते हैं 1 मोल। क्या 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा? तो अभी हमने बात की कि 1 मोल ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास कितना है? 12 है। ओके, तो 12 ग्राम होगा। ये सिंपल सा फंडामेंटल। इसी के ऊपर से हर किसी का मोल होगा। जैसे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ O2 कितना होगा? तो इसका वही है 16, और 16 और 2 कितना होगा? तो उसका मोलेकुलर मास जो है ना, वही उसका मोल होगा, यानी जो मोलेकुलर हम लेते हैं ना उसका। तो 1 मोल का कितना होगा? 32 होगा। अभी यहां से आप थोड़े कंफ्यूज ना हो, इसलिए दूसरा मोलेकुलर 1 मोल ऑफ H2O हम लेते हैं। ओके, H2O। तो 1 मोल ऑफ H2O यानी कितना होगा? तो हमने H2O का यहाँ पे ढूंढा है, ये रहा। तो कितना होगा? 18 ग्राम होगा। कितना होगा? 18 ग्राम। और इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि हर किसी के अंदर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर 1 मोल, क्या 1 मोल यानी कितना इक्वल होता है? 1 मोल यानी ये सबसे एवोगैड्रो नंबर जिसे हम कहते हैं, वो याद रखना है 6.022, जो आगे जाके बहुत काम आने वाला है। ओके, 10⁻23। तो इसे हम N और A कहते हैं, और हमारी भाषा में बोले तो एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ओके, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो ये इटालियन साइंटिस्ट है, उसके ऊपर से ये आता है। तो 1 मोल यानी ये होता है, ये आपको याद रखना है। अभी यहां से मोल का कॉन्सेप्ट कहां से शुरू होता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा कि जब भी आप मोल ढूंढते हो तो नंबर ऑफ मोल ढूंढना हो। नंबर ऑफ मोल तो किस तरह ढूंढोगे? नंबर ऑफ मोल्स, तो उसका होगा गिवन मास। क्या होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी मोलर मास तो हमने ये रहा ना, मोलिकुलर मास, वही मोलर मास है। बस इससे आप किसी का भी ढूंढ सकते हो। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस बाद में हम करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े एग्जांपल आपको ले लूं जिससे आपको मालूम हो। जैसे यहाँ पे 1 मोल ऑफ हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड, क्या लिखा है? मास। फाइंड मास ऑफ, यहाँ पे लिखा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा लिखा है देखो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो बस नाइट्रोजन का मास हमें मालूम होना चाहिए। क्या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मास कितना है? तो हमें मालूम, नाइट्रोजन तो अभी आगे भी बात की है नाइट्रोजन का, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नाइट्रोजन का कितना है? 14 ग्राम। हो गए। बस इस तरह मास ढूंढ सकते हैं किसी का। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जैसे कि ये ऐसा आता है 1 मोल आएगा तो कोई क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 0.2 मोल लिखा है। क्या लिखा है? 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन ढूंढना है। सोचो, अब इसका मास ढूंढना है। तो हमारे पास ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल दिया, इसी को हम कॉन्सेप्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल जाते हैं, नंबर ऑफ मोल कितने हैं? तो नंबर ऑफ मोल है 0.2 है। ओके, हमें क्या ढूंढना है? मास ढूंढना है, ऊपर का फॉर्मूला। और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लिखा हुआ कितना है? 16। तो ये आ गया 16। तो इसका मास कितना आएगा? सोचो, तो मास आएगा ये 0.2 इंटू 16, यानी 0.2 मोल में कितना ऑक्सीजन होता है? तो 3.2 ग्राम होता है। यानी इसी फॉर्मूला का यूज करके आपके जो सम आते हैं वो ये 3 चीजें ढूंढने में आते हैं, ओनली 3। अभी हम मोल के बारे में जाते हैं तो वही फॉर्मूला आप यूज करके यहाँ पे लिखा है कि देखो क्या लिखा है, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इसके मोल ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? मोल। तो कैसे ढूंढेंगे मोल? सिंपल सी बात है, हमें मोल का फॉर्मूला मालूम है। मोल इज इक्वल टू गिवन मास। क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी गिवन मास हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है? 48 ग्राम।
और मोलर मास हमें मालूम है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है तो वो भी आपको मालूम है। अभी तो हमने सिखाया O2 है, O का 16 होता है, O2 का कितना होगा 32। तो 48 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो 3/2 आएगा, और 3/2 का होता है 1.5 मोल। हो गया, सिंपल सी बात है। कोई भी आता है आंसर तो आप, जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल लास्ट वाला ले लूं, 51 ग्राम ऑफ NH3 ढूंढना है, चलो 51 ग्राम, तो वही होगा मोल इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास कितना है 51 ग्राम है। अभी NH3 का मोलर मास ढूंढना है, तो मैंने आपको सिखाया था NH3 का, आगे भी बात हो गई है एक बार फिर से। तो n का कितना है, तो n का 14 है, प्लस 3 है, और H का कितना है 1 है, तो कितना आया 17 है। तो बस यही यहाँ पे लिख दो 17 ग्राम। अब 51, आप तो मैथ्स के सब बादशाह हो, तो कितना आएगा 3 मोल। तो बस यही है, हम थोड़े ही समय में लेने वाले हैं आपका एक लेसन कमिंग सून, यानी कल या कुछ भी आ जाएगा, लेसन 4, जो बेटर इस लेसन को समझने के लिए कब से बेटर रहेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, हमारी चैनल पे बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। फ्री एजुकेशन है सबके लिए। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।